अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बड़ों की बातों और नसीहतों पर कुढ़ने वाले लोगों के लिए एक सबक आमोज़ कहानी है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। नी कुड़ियों कित्थे मर गई हो सारी की सारी। बेबे की झुंझलाई हुई आवाज़ घर के कुशादा सहन के बरामदे से होती हुई कमरों तक पहुंची थी। उनकी आवाज़ में हमा वक्त यूं ही झुंझुलाहट ही भरी रहती थी। ये झुंझुलाहट अफजल के मुताबिक बीमारी और बुढ़ापे की वजह से थी, जबकि नूरा समेत दूसरी हर समात के लिए ये सिर्फ बदइखलाकी, बदमिजाजी और चिड़चिड़ापन शुमार होती थी। किसी शय की तलाश में मसरूफ सी नूरा को बेबे की झुंझलाई हुई आवाज़ बेहद बुरी लगी थी। खैर, बेबे की आवाज़ तो उसे आम हालत में भी भली नहीं लगती थी। इस परेशानी में क्या अच्छी लगती? पता नहीं कित्थे हैं मरजानियाँ। एक और जुमला तैरता हुआ हवा के दोष पे नूरा के कमरे तक पहुंचा तो चादर और तकिया पटक कर चारपाई पे फेंकते हुए उसने मतलूबा चीज़ की तलाश तर्क की और गुस्से में भुन्नाई पैर पटकती बाहर सहन की तरफ चल पड़ी। ऐसे नहीं जान छूटनी मेरी। ये आवाज़ और बुड़बुड़ाहट बेबे की पुकारों के जवाब में थी, जो उनके सामने तो वो दे नहीं सकती थी। अब तन्हाई में तो उसका हक था। आ रही हूँ बेबे। बेबे तक पहुंचते हुए दिल ही दिल में तकरीबन 50 के करीब उसने बुड़बुड़ाहटें कर डाली थीं। क्या है बेबे? सता हुआ चेहरा नूरा की किसी दिली परेशानी का इशारा दे रहा था। ना तुम सब कुड़ियों को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? रंगली बड़ी साइज की चारपाई पर बैठी बेबे काफी सटपटाई लग रही थी, जिसकी वजह थी कि वो कब से आवाजें दे रही थीं, लेकिन कोई सुन के नहीं दे रहा था। सब घर की औरतें कामों में ऐसी मगन थीं कि जैसे उन्हें बेबे की आवाज सुनाई ही न दी हो। बहरी हो गई हो तुम सबकी सब क्या? बेबे के गुस्से में आने की देर थी कि सब तीर की तरह सीधी होकर उनके पास पहुंच गई और सभी अपने कामों की तफसील बताने लगी थी। कोई हांडी रोटी में लगी थी, कोई भूरी मंच यानी भैंस का दूध धो रही थी, किसी ने गंदे कपड़ों की गठड़ियां धोने के लिए खोल रखी थी, कोई उनकी मददगार बनी हैंडपंप चला रही थी, किसी ने बर्तनों का ढेर समेटना था। पर ये सब घर की मुलाजमाओं के काम थे जो उन्होंने बेबे के डर से बताने शुरू कर दिए थे। और तू नूरा? अब बेबे की तोपों का रुख अकलौते पोते अफजल की बीवी नूरा की तरफ था। कित्थे सी? बेबे की तेवरियां चढ़ी हुई थीं। नूरा जो पहले ही किसी अंदरूनी परेशानी में घिरी थी, उसे इस वक्त बेबे का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और यूं आवाजों पे आवाजें देना सख्त कोफ्त का शिकार किए हुए था। बेबे काम में लगी थी ना? नूरा किस काम में लगी थी उसने औरों की तरह तफसील नहीं बताई, अलबत्ता उलझा हुआ चेहरा बता रहा था कि काम बहुत जरूरी और अहम था। कम में लगी सी? कानों में ढक्कन लगा छोड़े थे तुमने? बस अब तो बेबे का पारा चढ़ गया था और किसी बात से नहीं उतरना था। अब तो न जाने कब तक इन सबको बेबे की झिड़कियां सुननी थी और साथ ही साथ कामों को भी निपटाना था। अफजल की छोटी बहन छीमो की शादी थी। अफजल बेबे का अकलौता और लाडला पोता था। बेबे घर की बड़ी थी। अफजल के माँ बाप तो छोटी उम्र में उन्हें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। माँ बाप के जाने के बाद ये बेबे ही थीं जो अफजल और दोनों पोतियों के लिए छतर छाया बन गई थीं। अपनियां गल्लां बातां विच लगियां रहना, कुछ सामान दा भी होश कर लो। छीमों की तेल मेहंदी की रस्म थी। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। रिश्तेदारों के अलावा अफजल के कुछ यार दोस्त भी थे और नूरा की चचाजाद बहनें भी यहाँ ठहरने आई थीं। घर मेहमानों से भरने लगा था तो सदा की जिम्मेदार तबीयत की मालिक बेबे को तो जैसे फिक्र ही लग गई थी। कभी नूरा को तो कभी किसी मुलाजमा को छीमों के जहेज की निगरानी की ताकीद कर रही थी। बेबे, सब अपने ही हैं, कोई चोर डाकू तो नहीं है ना? बेबे की बार बार की ताकीद ने जहां मुलाजमाओं को परेशान किया हुआ था, वहीं नूरा सख्त बेजार नजर आ रही थी। उसे बेबे की इस आदत से सख्त चिढ़ थी कि एक बात के पीछे ही पड़ जाती थी और फिर जान ही खा लेती थी। अफजल ने बहन का जहेज एक एक पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से बनाया था। सारा सामान बाहिफाजत अपने ठिकाने पहुंच जाए।
اس فکر میں بیبے کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، اور جب سے مہمانوں کی آمد شروع ہوئی تھی بیبے کی تو سچ مچ نیند ہی اڑ گئی تھی۔ کسی کی نیت خراب ہو جائے کی پتہ لگتا ہے؟ یہ بیبے کی سوچ تھی، جو ان کی عمر اور تجربے کے مطابق غلط بھی نہیں تھی۔ جبکہ نورا کو تو بیبے کی ہر بات ہی بری لگتی تھی، اسے ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف تھا اور وہ ان کی کسی بات سے بھی متفق نہیں ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کتنے رکھ دیا ہے میں نے۔ مطلوبہ چیز کی تلاش میں صبح سے ہلکان نورا کو شام ہونے لگی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز کو کوئی 100 بار اٹھا کر دیکھ لیا تھا، مگر گمشدہ چیز نہیں ملی تھی۔ اسے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس چیز کو زمین نگل گئی تھی یا پھر آسمان کھا گیا تھا۔ سب چیزیں اپنی جگہ پر تھیں اور کم وہی ہوئی تھی جو سب سے زیادہ مالیت کی تھی۔ ہائے ربا، افضل تو میرے ٹوٹے کر دے گا۔ الماری، صندوق، نورا نے چارپائیوں کے بستر، سرہانوں کے غلاف تک دیکھ ڈالے، لیکن وہ مطلوبہ چیز ملنے پہ نہیں آ رہی تھی۔ ارے بیبے تو میری جان ہی کھا جائے گی۔ پریشانی اپنی جگہ، افضل اور بیبے کے ہاتھوں شامت کا خوف نورا کو ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ اسی فکر میں نورا نے دوپہر کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، اور اسی پریشانی میں نورا نے اپنے دونوں بچوں کی بھی خوب دھلائی کی تھی۔ او بس کر دے نورا۔ نورا نے چھوٹی سی بات پر بچوں کو مار مار کر سرخ کر ڈالا تھا۔ بڑی مشکل سے بیبے نے بچوں کو اپنے پیچھے چھپا کر نورا سے ان کی جان بچائی تھی۔ بیبے نورا کا غصہ دیکھ کر سمجھی تھیں کہ شاید کاموں کی زیادتی کا سارا غبار ہر ماں کی طرح نورا نے بچوں پر نکالا تھا۔ اب اصل بات انہیں کیا معلوم کہ کس بات نے نورا کے ہاتھ پیر پھلائے ہوئے تھے۔ ہائے میرے ربا، کی بنے گا۔ مطلوبہ چیز کی تلاش میں نورا نے سارا کمرہ چھان مارا، مگر وہ پھر بھی نہیں ملی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر نورا پلنگ پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈر کے مارے جان نکلی جا رہی تھی کہ جب ساری بات کی خبر بیبے اور افضل کو ہوگی تو پھر اس کی کیا درگت بنے گی۔ شادی میں 2 دن رہ گئے تھے، اوپر سے یہ نئی مصیبت۔ نورا کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیبے اور افضل کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور چھپائے رکھنا بھی مشکل تھا، مطلب کہ آگے کنواں پیچھے کھائی۔ زیور گواچ گیا؟ خبر کیا تھی، شادی والے گھر پہ بم گر گیا تھا۔ جس نے سنی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ افضل آپے سے باہر ہوا اور بیبے تو اپنا دل ہی تھام کر رہ گئی تھی۔ بیبے ٹھیک کہتی ہے، تو ہے ہی نکمی عورت۔ افضل غصے میں بھرا ہوا تھا، زبان تھی کہ انگارے برسا رہی تھی۔ اس کا غصہ بھی برحق تھا۔ اپنا خون پسینہ کر کے اس نے بہن کے لیے زیور بنوایا تھا، اور وہ بھی شادی سے 2 دن پہلے گم ہو گیا تھا۔ میری ہی مت ماری گئی تھی جو تیرے حوالے کیا تھا میں نے۔ افضل کا غصہ کسی طور پر اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس کی جھڑکیاں سنتی نورا پوری رات روتی رہی تھی، اور اب صبح ہو گئی تھی۔ ہائے، ووٹی دا زیور گواچ گیا۔ گھر میں ٹھہرے ہر مہمان کی زبان پہ یہ سوال پریشانی بن کر ٹھہر گیا تھا۔ ہائے نورا، کی کیتا یہ؟ پریشانی میں بیبے اپنی کمر پکڑے پورے گھر میں بولائی پھر رہی تھی۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق جہاں ہاتھ مار سکتی تھی مار رہی تھی۔ زیور تھا کہ ملنے پہ نہیں آ رہا تھا۔ اب مہمانوں سے بھرا گھر، اور مہمان بھی سارے خونی رشتہ دار کہ کسی پہ چوری کا الزام بھی بنا ثبوت کے نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ نی مرجانی اتھے دیکھ۔ جب ہر جگہ ڈھونڈ کر بیبے کی اپنی ہمت جواب دے گئی تو گھر کی 3-4 ملازماؤں کو اپنے ساتھ تلاش میں لگا لیا۔ فکر و پریشانی میں بیبے انہیں ڈانٹتی بھی جا رہی تھی، اور 1-2 کی گردن پہ اپنے بھاری مہندے والی ہاتھوں سے جھاپڑ بھی ٹکا دیے تھے۔ کسی کو اندھی، کسی کو ہڈ حرام اور کسی کو کام چور کہتے بیبے کا غصے سے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ اور تو تے دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ نورا کی تو شکل بھی بیبے دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ شرمندگی کے مارے آنسو بہاتی نورا کونے میں ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اب جب تک زیور نہیں ملنا تھا، نورا کو معافی ملنی نہیں تھی، اور نہ ہی بیچاری کام والیوں کی جان چھوٹنی تھی۔ افضل پتر، کسی نے چوری تو نہیں کر لیا؟ یہ سوال بیبے کی بڑی قریبی رشتہ دار کا تھا، جسے ابھی آئے ہوئے 2-4 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ زیور گم ہونے کی خبر اس کا بھی دل دہلا گئی تھی۔ مینو کی پتہ ماسی۔ تلاش میں سارا دن گزر گیا، اب تو شام ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ہی تیل مہندی کی رسم تھی۔ ہر دل کو پریشانی لگی تھی کہ ساری خوشی ہی برباد ہو گئی۔ کڑیے اینی لاپرواہی۔
सूजी हुई आंखों, आंसू से तर चेहरा लिए नूरा खाना लेकर अंदर कमरे में आई तो बेबे ने नाराजी से मुंह पर सफेद मलमल का दुपट्टा डालकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जबकि अफजल गुस्से में दोनों बाजू आस्तीनों पर चढ़ाए उठ खड़ा हुआ। पता नहीं कैसे गलती हो गई मासी। शर्मिंदगी के मारे नूरा जब्त न कर पाई तो खाना मेज पर रखते ही ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। गलती? जेवर की गुमशुदगी ने अफजल का दिमाग हांडी की तरह गर्म किया हुआ था। कभी किसी पर गुस्सा तो कभी किसी के साथ वो उलझ रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरा दिन उसने नूरा से बात करना तो दूर, आंख उठाकर देखना भी गवारा न किया। एक दफा सामना हुआ भी तो अफजल गुस्से से बेकाबू होने लगा था। मेरे सामने से ये बूथी गुम कर ले नूरा। अब मासी के आने पर वो खाना देने आई तो अफजल फिर आपे से बाहर होने लगा था। नूरा ने जैसे ही लफ्ज गलती कहा, वो ये लफ्ज पकड़कर ऐसा मुश्तइल हुआ कि मारने के लिए नूरा पर चढ़ दौड़ा था कि मासी ने बमुश्किल बच बचाव करवाया था। ओ ना कर अफजल पुत्र। नूरा की हिचकियां, अफजल का धारना और मासी बशीरा की आवाजों ने पूरे घर में तूफान बर्पा कर दिया था। ढोलक का शोर और गीत गानों के साथ तेल मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। जेवर का अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि कहाँ गया। इस परेशानी ने खुशी को मांद कर दिया। अभी कुछ देर पहले अफजल और नूरा की अच्छी खासी मुंहमारी हुई थी। अफजल ने नूरा की गलती और लापरवाही की ये सजा तजवीज़ की थी कि वो अपना सारा जेवर छीमों को देगी, और इस बात पर नूरा ने भी खूब एहतजाज किया था, लेकिन अफजल के 2-4 थप्पड़ों ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। अब उसके पास कोई चारा न था कि वो अपना जेवर हर सूरत छीमों को दे। घुन्नी मीसनी। नूरा गुमसुम मुंह लटकाए मेहमानों की खातिर में लगी थी कि जब ढोलक के शोर में बेबे की चिंगाड़ती हुई आवाज हर समात में उतरी थी। आवाज ऊपरी मंजिल से आई थी। मैनू पूरा शक था तेरे ते। बेबे की गरजती आवाज एक बार फिर सुनाई दी तो ढोलक बजाते हाथ और गीत गाती आवाजें थम गई थीं। हर कोई काम छोड़ छाड़ कर ऊपर की तरफ भागा। ऊपर जाने वालों में सबसे पहला अफजल था। चोरनी, मीसनी। अब नीचे से ज्यादा मेहमानों का रश ऊपरी मंजिल पर था। बेबे, मैं तो पहले ही कह रही थी कि जेवर गवाचा नहीं, चोरी हुआ है। मासी बशीरा की आवाज पर नूरा भी ऊपर लपकी। मेहमानों का रश चीरती वो बेबे तक पहुंची तो वहां का मंजर देखकर नूरा की आंखें हैरत से फट गईं। चोरनी पकड़ी गई थी। अब उसकी चोटी और गर्दन तो बेबे की मजबूत गिरफ्त में थी और दूसरे हाथ से बेबे ने चोरनी का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया था। हाय मेरे रब्बा! चोरनी की शक्ल देखकर तो नूरा का दिल ही बैठ गया कि बेख्तियार हाथ सीने पर रख लिया था। चोरनी कोई गैर नहीं थी, नूरा के सगे चचा की बेटी कोसर थी। आई कमीनी बदनीयत! बेबे का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे जान से मार दें, और बुत बनी नूरा हक्की बक्की ये मंजर देख रही थी कि आंखों के सामने और भी मनाजिर गर्दिश करने लगे थे। काम ध्यान नाल करो कुड़ियो, ये जुमला बेबे का तकिया कलाम था। एवी गल्लां बातां में ना लग जाया करो कि इधर उधर के होश ही ना रहें। नूरा जब ब्याह कर अफजल के घर आई तो पहली बार उसके कानों में यही जुमले पड़े थे, और फिर ऐसे कितने ही जुमलों ने बेबे की शख्सियत खोल कर नूरा के सामने रख दी थी। बेबे इंतहाई जिम्मेदाराना फितरत की मालिक थी, जो ना तो खुद लापरवाही बरतती थी और ना ही दूसरे की लापरवाही बर्दाश्त करती थी। बात के नुकसान से बेहतर है कि पहले अकल कर लो। शायद ही कोई बात या मामला ऐसा होता जिसमें बेबे लापरवाही दिखाती थी। वो घर की बड़ी थी। अगर वो खुद ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार होती तो फिर भला काम वालियों ने क्या नसीहत पकड़नी थी। लो जी, जला दी ना हांडी। ये पहली डांट थी जो नूरा के हिस्से में आई थी, जो कि घर की अकलौती बहू को बिल्कुल बर्दाश्त न हुई थी। जरूरी था कि हांडी चूल्हे ते चढ़ाकर फोन ते गप्पे मारनी थी। बेबे एक तो इस मुए मोबाइल फोन के सख्त खिलाफ थी। बेबे के मुताबिक फोन ने गांव की औरतों को काम चोर, हड हराम और बेकार में वक्त जाया करने की आदत डाल दी थी। बेबे, क्या आप फोन पर बात करना भी हराम है? ये पहली जवाबी कार्रवाई थी जो अफजल की बीवी ने बेबे के साथ की थी, वरना किसी की मजाल न थी कि बेबे की बात पर कोई चूं भी करता। लेकिन अफजल की बीवी नूरा ने तो चूं नहीं, अच्छी खासी चूं चरा कर दी और अपनी शामत को खुद आवाज दे डाली थी।
बेबे ने शाम को अफजल के आने का इंतजार किया और फिर नूरा की वो दुर्गत बनवाई कि नूरा ने बेबे के खिलाफ दिल में जहर ही पाल लिया था। वो बज़ाहिर तो खामोश रहती, मगर इस खामोशी में हर वो काम करती जो बेबे को जला कर रख देता था। ब्याह वाला घर है, कुछ ध्यान कर लो कुड़ियो। चीमों की शादी पे घर मेहमानों से भरा था और बेबे अपनी आदत से मजबूर हर छोटी बड़ी बात पर हर किसी की तवज्जो दिला रही थी। घर की बड़ी होने के नाते उन्हें इस बात का खदशा था कि इतने लोगों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कोई किसी चीज़ का नुकसान ना कर दे, कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए और कोई कुछ चोरी ना कर ले। हाय, ऐना सोना जेवर। नूरा की चचाजाद कोसर ठहरने आई थी। छीमों का जेवर देखने का दिल चाहा तो नूरा ने जेवर की संदूकची खोलकर सामने रख दी। हार, बालियां, अंगूठियां, पाजेब, टिक्का, चूड़ियां, नथ, जेवर देखकर तो कोसर की नीयत ही खराब हो गई थी कि मौका मिलते ही उसी ने हाथ की सफाई दिखा दी। नूरा, जेवर की संदूकची का ध्यान है ना तुझे? दिन में बेबे ये सवाल कई बार करती तो नूरा चिढ़ सी जाती थी। नूरा जितनी जेवर की तरफ से बेफिक्र थी, बेबे को उतनी ही फिक्र लगी रहती थी। बड़ी मेहनत नाल बनाया है तेरे बंदे ने। बेबे की हो गया है, अब मैं इतनी भी लापरवाह नहीं, नूरा तंग आकर जवाब देती, जबकि हुआ वही था जिसका बेबे को खदशा था कि नूरा की लापरवाही रंग लाई और उसकी नाक के नीचे से किसी ने जेवर चुरा लिया था और उसे खबर भी ना हुई थी। सारे मेहमान मेहंदी की रस्म में मसरूफ थे कि बेबे ने हर किसी पर नजर रखी हुई थी और फिर बेबे ने कोसर को चुपके से ऊपर जाते देखा। उसका यूं चोरों की तरह जाना बेबे को खटक गया। कमर को पकड़े जोड़ों के दर्द के बावजूद वो हांफती कांपती ऊपर चढ़ने लगी। उनका शक ठीक निकला था। शुरू दिन से ही उन्हें कोसर की नीयत खराब लगी थी। वो उसका ज्यादा आना जाना अपने इस घर में पसंद नहीं करती थी। नूरा, बोता ना मिला कर इस कोड़ मुक्कीनो। सूखी सड़ी कोसर का ये नाम बेबे ने रखा हुआ था, जिस पर नूरा तप जाती थी। बेबे, तुझे तो मेरा कुछ भी पसंद नहीं, ना कोई आदत, ना कोई काम, ना मेरे चाचा की धी। और नूरा की बातों पे बेबे का अंदाज ये होता था कि ना ध्यान दे, कल को आपे ही तू रोए पिटेगी जब अपनी आंखों से देखेगी। और फिर वही हुआ था। वक्त ने बेबे की बातों को सच साबित कर दिया था। चलो कुड़ियो, सब ध्यान नाल कम करो, जैसे बेबे कह रही हैं। एक तजर्बे ने नूरा के अंदर से बेबे के खिलाफ सारी गंदगी बाहर निकाल फेंकी थी। बेबे के अंदाज में काम वालियों को हदायत देती नूरा बड़ी अब मसरूफ नजर आ रही थी। शादी का दिन आ पहुंचा था। बेबे काम वाली से सर पे मेहंदी लगवा रही थी, जो बेबे की पसंद के मुताबिक नहीं लगा रही थी। तू हटनी यहाँ से, मैं बेबे के खुद मेहंदी लगाती हूँ, नूरा ने लाड से कहते हुए मेहंदी का प्याला संभाल लिया था, क्योंकि इस तजर्बे ने उसे सिखा दिया था कि बेबे के चेहरे की बेइत्मीनानी बिला वजह नहीं है, उनकी बुड़बुड़ाहटें बेमकसद नहीं। काम ठीक ना हो तो एतराज गलत नहीं होता। बड़े गलत नहीं कहते, गलत तो हम छोटे समझते हैं, उन्हें भी और उनकी बातों को भी, जो हम वक्त पे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। जेवर की चोरी वाला मामला नूरा को अच्छा सबक सिखा गया था। आज वो खुद बड़ों की बात पर कान धरेगी तो कल उसकी औलादें भी फर्मा बरदार और ताबेदार होंगी। इस तजर्बे ने नूरा को बड़ी अच्छी नसीहत कर दी थी।